हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज फिर से मैं जीके का सेशन लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो प्रतिदिन सेशन चल रहा है जीके एवं जीएस का। तो दोस्त, आज जीके का सेशन है। तो दोस्त, इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए। तो कृपया जितने भी फ्रेंड हैं वो हमारे साथ जुट जाएँ और हमारे सेशन को फटाफट शेयर कर दें, ताकि जितने भी फ्रेंड हैं जो अभी तक नहीं जुट पाए हैं वो भी हमारे साथ जुट सके और इसका लाभ ले सके। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का पहला प्रश्न। हड़प्पा में अनागार किस वस्तु से बनाया जाता था? तो दोस्त, जो हड़प्पा था वहाँ पर जो अनागार जो बनाया जाता था जिस वस्तु से, वो क्या था दोस्त? वो था केवल ईंट से। आप ध्यान रखिएगा, हड़प्पा में अनागार किस वस्तु से बनाया जाता था? तो ये था केवल ईंट से, यानी कि ईंट से ही केवल अन्नागार को बनाया जाता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो अन्नागार है, सबसे बड़ा अन्नागार का साक्ष्य जो मिला वो कहाँ से मिला है? वो मिला है मोहनजोदाड़ो से। आप ध्यान रखिएगा कि जो मोहनजोदाड़ो का जो अन्नागार था वो सबसे बड़ा अन्नागार था। तो मोहनजोदाड़ो से जो है अन्नागार का सबसे बड़ा साक्ष्य मिला है। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त, जो स्नानागार है वो भी कहाँ से मिला है दोस्त? वो भी मिला है मोहनजोदाड़ो से। आप ध्यान रखिएगा, मोहनजोदाड़ो जो है वहीं से अन्नागार और स्नानागार दोनों का साक्ष्य मिला है। साथ ही साथ मोहनजोदाड़ो को क्या कहा जाता है? तो दोस्त, जो मोहनजोदाड़ो है इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो को क्या कहा जाता है? तो मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। साथ ही दोस्त, बात है हड़प्पा। तो हड़प्पा जो सभ्यता है ये सबसे प्राचीन सभ्यता है। आप ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हड़प्पा जो था उस समय का सबसे बड़ा स्थल था। तो इसी कारण से हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, या सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही दोस्त, हड़प्पा जो नगर है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। किसने दोस्त? दयाराम साहनी ने। कब की थी खोज? तो दोस्त, कब की थी? वो की थी 1921 में। आप ध्यान रखिएगा, हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? केवल ईंट से। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो दोस्त, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, जो स्पेशल, जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो क्या थी दोस्त? वो थी टाउन प्लानिंग। यानी क्या था कि नगर सभ्यता थी। उसकी जो सभ्यता थी वो क्या थी? टाउन प्लानिंग, मतलब नगर की सभ्यता थी। इसी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता अधिक फेमस है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो वो था नगर नियोजन। आप ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में से आप टाउन प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता टाउन प्लानिंग या नगर नियोजन थी। साथ ही दोस्त, सिंधु घाटी की सभ्यता, जैसा कि हम बता चुके हैं, ये सबसे बड़ी सभ्यता थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उन समय प्राचीन समय में 4 गो सभ्यता थी। कौन कौन सा दोस्त? वो था चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सबसे जो महत्वपूर्ण सभ्यता थी और जो बड़ी सभ्यता वो थी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। साथ ही दोस्त, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो सबसे प्राचीन सभ्यता है। यदि आपसे पूछे कि सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो दोस्त, जो मेसोपोटामिया था उसे वर्तमान में भी क्या कहते हैं? तो उस समय मेसोपोटामिया था और अभी वर्तमान में ईरान है। आप ध्यान रखिएगा, ईरान को ही मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता था। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? टाउन प्लानिंग या नगर नियोजन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो दोस्त, जो दादा भाई नौरोजी थे उनके द्वारा स्थापित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी लंदन में। कहाँ दोस्त? लंदन में। तो आप ध्यान रखिएगा, 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई थी लंदन में। ठीक है दोस्त, साथ ही इनका जो एक थ्योरी है या सिद्धांत है, धन का निष्कासन सिद्धांत, जैसा कि आप सभी जानते हैं,
इन्हीं का देन है, दादा भाई नौरोजी का। तो आप ध्यान रखिएगा, ओल्ड मैन के भी नाम से भारत में जाना जाता है। तो 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी लंदन में। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। वेद के भजनों से संबंधित अनुष्ठान उपदेश को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्त, जो वेद होते हैं उसके भजन से संबंधित जो अनुष्ठान होते हैं या उपदेश, उसे किस रूप में जाना जाता है दोस्त? वह है ब्राह्मण। आप ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण जो होते हैं उसी को वेदों के भजनों से संबंधित अनुष्ठान या उपदेश को जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ब्राह्मण। अब ध्यान रखिएगा, जो वेद के भजनों से संबंधित अनुष्ठान उपदेश को किस रूप में जाना जाता है? तो ब्राह्मण। अब पूछा जाए कि सबसे बड़ा ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो कौन सा है? वह है कौन सा है दोस्त? वह है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। आप ध्यान रखिएगा, जो सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? ऐत्रेय। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ब्राह्मण। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सेफ्टी बल्ब बनाना चाहते थे? तो दोस्त, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेफ्टी बल्ब कौन बनाना चाहते थे? तो दोस्त, वो बनाना चाहते थे ए हो ह्यूम। कौन थे दोस्त? ए हो ह्यूम जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सेफ्टी बल्ब बनाना चाहते थे। साथ ही दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कब दोस्त? 1885 में। और किसके द्वारा किया गया दोस्त? तो इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? ए हो ह्यूम। तो यही जो थे, यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सेफ्टी बल्ब बनाना चाहते थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ए हो ह्यूम। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम किससे संबंधित था? तो दोस्त, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम ये किससे संबंधित था दोस्त? ये था संवैधानिक सुधार से। आप ध्यान रखिएगा, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम किससे संबंधित था? ये था संवैधानिक सुधार से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1919 के अधिनियम को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर क्या है? संवैधानिक सुधार। साथ ही दोस्त, जो मॉन्टेग्यू थे वो कौन थे? वो सचिव थे। और जो चेम्सफोर्ड थे वो क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। तो आप ध्यान रखिएगा, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हैं, इसमें मॉन्टेग्यू जो था ये कौन था? ये भारत के सचिव थे। और जो चेम्सफोर्ड थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे। तो आप ध्यान रखिएगा, 1919 को जो अधिनियम है, 1919 के अधिनियम को भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम किससे संबंधित था दोस्त? ये था संवैधानिक सुधार से। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। बंगाल के अंग्रेजी शिक्षित युवकों के पहली पीढ़ी में सुकरात की भूमिका किसने निभाई? तो दोस्त, बंगाल के अंग्रेजी शिक्षित युवकों के पहली पीढ़ी में जो सुकरात की भूमिका निभाई थी वो निभाई थी हेनरी विवियन ड्रेजियो। कौन थे दोस्त? हेनरी विवियन ड्रेजियो। आप ध्यान रखिएगा, जो बंगाल, यदि आपसे पूछे बंगाल में अंग्रेजी का अगर जनक माना जाए तो कौन थे? वो थे हेनरी विवियन ड्रेजियो। तो आप ध्यान रखिएगा, बंगाल के अंग्रेजी शिक्षित युवकों के पहली पीढ़ी में सुकरात की भूमिका किसने निभाई थी? तो वो थे हेनरी विवियन ड्रेजियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुकरात कौन थे? तो सुकरात थे प्लेटो। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्त, प्लेटो कौन थे? तो प्लेटो जो था, माफ कीजिएगा, तो अरस्तु माफ कीजिएगा, अरस्तु कौन थे? वो सिकंदर का गुरु थे और इन्हीं का गुरु था सुकरात। तो आप ध्यान रखिएगा, बंगाल के अंग्रेजी शिक्षित युवकों के पहली पीढ़ी में सुकरात की भूमिका किसने निभाई थी? तो वो थे हेनरी विवियन ड्रेजियो। इसका आंसर क्या है दोस्त? हेनरी विवियन ड्रेजियो। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। सिंधु व्यापारिक केंद्र और मेसोपोटामिया के बीच व्यापारिक के लिए प्रवेश बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्त, सिंधु व्यापारिक केंद्र और मेसोपोटामिया उसके बीच जो व्यापार होता था, तो वो जो बंदरगाह था वो कौन सा था दोस्त? वो था बहरीन। आप ध्यान रखिएगा, बहरीन। तो सिंधु व्यापारिक केंद्र और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार के लिए प्रवेश बंदरगाह कौन सा था? वो था बहरीन। तो आप ध्यान रखिएगा, उसमें मेसोपोटामिया यानी कि ईरान और सिंधु घाटी सभ्यता, मान लीजिए भारत, तो भारत और ईरान के बीच जो व्यापार होता था तो उसमें जो प्रमुख बंदरगाह था वो कौन सा था दोस्त? वो था बहरीन। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? बहरीन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। मुगल काल में जिंदा पीर के नाम से किस सम्राट को जाना जाता है? तो दोस्त, मुगल काल में जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, औरंगजेब एक क्रूर एवं आक्रामक शासक थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इतिहास में
इसी कारण से इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। मुगल काल में जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है दोस्त? ये थे औरंगजेब। ये किसके पुत्र थे दोस्त? तो ये थे शाहजहां के। जैसा कि आप सभी जानते हैं शाहजहां का पुत्र थे औरंगजेब। इन्होंने अपने पिता को कैद कर लिया था, जो आगरा का किला है वहीं पर अपने पिता को बंदी बना के रखा था। तो मुगल काल में जिंदा पीर के नाम से किस सम्राट को जाना जाता है? वह है औरंगजेब। साथ ही दोस्त औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह है औरंगाबाद में, जिसे आप बीबी का मकबरा के नाम से भी जानते हैं। कहाँ है दोस्त? औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? यह है औरंगाबाद। कौन सा औरंगाबाद? जो महाराष्ट्र में है औरंगाबाद। इसके मकबरे को बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? औरंगजेब। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। खिलाफत आंदोलन कहाँ के अन्याय के विरोध में किया गया? तो दोस्त जो खिलाफत आंदोलन हुआ था ये कहाँ के अन्याय के विरोध में किया गया था? तो ये दोस्त तुर्की। आप ध्यान रखिएगा, तुर्की जो था उसके अन्याय के विरोध में ही खिलाफत आंदोलन किया गया। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? तुर्की। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। संसद में गवर्नमेंट बिल, जिसे आप सरकार विधेयक भी कह सकते हैं, क्या है? तो दोस्त संसद में जो गवर्नमेंट बिल होते हैं या सरकार विधेयक, वो क्या होता है दोस्त? वो होते हैं संसद के किसी भी सदन में किसी भी मंत्री के द्वारा पेश किया गया विधेयक। आप ध्यान रखिएगा, सरकार विधेयक क्या होता है? तो वो होता है संसद के कोई भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन में किसी भी मंत्री के द्वारा, कोई भी मंत्री हो उसके द्वारा पेश किया गया विधेयक को ही हम सरकार विधेयक कहते हैं या गवर्नमेंट बिल कहते हैं। तो अब ध्यान रखिएगा, संसद में गवर्नमेंट बिल या सरकार विधेयक किसे कहते हैं? तो संसद के किसी भी सदन में किसी भी मंत्री के द्वारा पेश किया गया विधेयक। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? संसद के किसी भी सदन में किसी भी मंत्री के द्वारा पेश किया गया विधेयक। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 12। भारत में त्रिस्तरीय ढांचा को प्रस्तुत करने वाला समिति कौन है? तो दोस्त भारत में त्रिस्तरीय ढांचा को जो प्रस्तुत किए हैं वो समिति है बलवंत राय मेहता समिति। कौन है दोस्त? बलवंत राय मेहता समिति। आप ध्यान रखिएगा, भारत में त्रिस्तरीय ढांचा को प्रस्तुत करने वाला समिति कौन है? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 13। संसद की प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्त जो संसद होते हैं उसकी प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। कितना दोस्त? 30। आप ध्यान रखिएगा, संसद की जो प्राक्कलन समिति होती है उसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। जैसा कि लोक लेखा समिति, उसमें भी कुल कितने सदस्य होते हैं? उसमें 22 सदस्य होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, संसद की प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 30। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 14। किसका कथन है राष्ट्रपति के रूप में मेरा आंखें नहीं है लेकिन संवैधानिक आंखें हैं, मैं आपको देख नहीं सकता? तो दोस्त ये किसका कथन है? यह है अब्राहम लिंकन का। आप ध्यान रखिएगा, ये जो कथन है ये किसका है? राष्ट्रपति के रूप में मेरा आंखें तो नहीं है लेकिन संवैधानिक आंखें हैं, मैं आपको देख नहीं सकता। यह कथन है अब्राहम लिंकन का। जैसा कि आप सभी जानते हैं अब्राहम लिंकन कौन थे? ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, जो दास प्रथा का पूरी तरह से इन्होंने विरोध किया था। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर क्या है? अब्राहम लिंकन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 15। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया है? तो दोस्त संविधान की जो 10वीं अनुसूची, इसका आंसर क्या है दोस्त? 10वीं अनुसूची। आप ध्यान रखिएगा, संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया है। बात की जाए दोस्त दल बदल जो पारित अधिनियम है, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि एक दल का जो सदस्य हैं वो दूसरे दल में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि अगर बीजेपी वाले हैं तो वो चाहे तो कांग्रेस में जा सकते हैं, यदि कांग्रेस वाले हैं तो वो बीजेपी में जा सकते हैं। तो ये होता है दल बदल पारित। तो ध्यान रखिएगा, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया है? तो ये किया गया है 10वीं अनुसूची में। बात की जाए दोस्त कौन सा संविधान संशोधन के तहत? तो ये था 92वां। आप ध्यान रखिएगा, 92वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत 1985 में 92वां संविधान संशोधन 1985 के तहत
दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया। बात की जाए अनुसूची, तो अनुसूची है 10वीं, परंतु पूछे कि किस संशोधन के तहत, तो वह है 52वां। और बात की जाए कब, तो 1985 में। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, 10वीं अनुसूची। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 16। राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की जाती है? तो दोस्त जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछे कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है उपराष्ट्रपति। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, उपराष्ट्रपति। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो लोकसभा होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष, जैसा कि आप सभी जानते हैं। परंतु यदि पूछे कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है उपराष्ट्रपति। जैसा कि दोस्त अभी वर्तमान में कौन है राज्यसभा के अध्यक्ष, तो वह है वेंकैया नायडू। जो राष्ट्रपति होते हैं वह, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में कौन है भारत के उपराष्ट्रपति, एम वेंकैया नायडू। यदि आपसे पूछे कि वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, एम वेंकैया नायडू। तो ठीक है दोस्त, राज्यसभा का अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की जाती है, उपराष्ट्रपति की। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 17। संविधान बनते समय उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्त जब संविधान बन रहा था तो उस समय जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे वो किए थे जवाहरलाल नेहरू। आप ध्यान रखिएगा, संविधान बनते समय उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, वो थे जवाहरलाल नेहरू। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 18। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसे आप एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी भी कह सकते हैं, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1999 में। कब दोस्त, 1999 में। आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1999। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, 1999। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के सेशन काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो कृपया यदि हमारे सेशन को यदि आप शेयर नहीं किए तो कृपया शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक फ्रेंड हमारे साथ जुट सके और इसका लाभ ले सके। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 19। 1962 भारत चीन युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्त जैसा कि आप सभी जानते हैं 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। तो उस समय भारत के जो रक्षा मंत्री थे वो थे बीके कृष्ण मेनन। आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि आपसे पूछे भारत चीन युद्ध के समय, जो 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, उस समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे, तो आप ध्यान रखिएगा कौन था दोस्त, बीके कृष्ण मेनन। और बात की जाए प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। तो आप ध्यान रखिएगा 1962 भारत चीन युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे, बीके कृष्ण मेनन, और प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, बीके कृष्ण मेनन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 20। भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे आप यूजीसी भी कहते हैं, भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या है? तो दोस्त ये 1956 में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। क्या है दोस्त, संवैधानिक। आप ध्यान रखिएगा, इसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है, यहाँ मिस्टेक है दोस्त, यहाँ होना चाहिए संवैधानिक निकाय होना चाहिए, मतलब वैधानिक निकाय। तो आप ध्यान रखिएगा, भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे आप यूजीसी कहते हैं, वो क्या है दोस्त, वह है 1956 में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय। यहाँ क्या होना चाहिए दोस्त, यहाँ होना चाहिए वैधानिक, संवैधानिक नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए वैधानिक निकाय। मतलब एक कानूनी बॉडी है, मतलब कानून के द्वारा इसे बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये कानून के द्वारा पास करके इससे बनाया गया, ये संविधान में वर्णित नहीं है। तो इस कारण से यह एक क्या है, यह एक वैधानिक निकाय है। तो आप ध्यान रखिएगा, भारत का जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, जिसे आप यूजीसी भी कहते हैं, ये क्या है, तो 1956 में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक बॉडी है, वैधानिक निकाय है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, समझ सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 21। किसी देश में उत्पादित कुल सामान और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? तो दोस्त किसी भी देश में उत्पादित कुल सामान और सेवाओं के जो कुल मूल्य होते हैं उसे हम कहते हैं जीडीपी, मतलब सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं दोस्त, सकल घरेलू उत्पाद। आप ध्यान रखिएगा, किसी भी देश में, कोई भी देश हो, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, कोई भी देश हो, यदि
उस देश में उत्पादित कुल सामान, जितने भी सामान वो उत्पादित हो रहे हैं, और सेवाओं, जितना आप सेवा यूज किया जा रहा है, उसके जितने भी कुल मूल्य होते हैं, प्राइस होते हैं, उसको कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद, जिसे बोलते हैं जीडीपी, ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट। तो आप ध्यान रखिएगा, किसी देश में उत्पादित कुल सामान और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है दोस्त? सकल घरेलू उत्पाद। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 22। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्त, अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है एडम स्मिथ को। आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं या द फादर ऑफ इकोनॉमी, तो वो कौन है? एडम स्मिथ। कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज में आके कोटी लिख कर दीजिएगा, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो पुस्तक को लिखे थे, वो जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसके द्वारा लिखा गया है। परंतु यदि पूछे कि इनका जनक कौन है, आधुनिक जो अर्थशास्त्र है इसका जनक कौन है, तो वह है एडम स्मिथ। इसका आंसर क्या है दोस्त? एडम स्मिथ। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 23। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्त, सार्क का जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है दोस्त? यह है काठमांडू में। आप ध्यान रखिएगा, काठमांडू कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल की राजधानी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है दोस्त? काठमांडू। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? काठमांडू। और बात की जाए सार्क का स्थापना कब हुआ था, तो सार्क का जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1985 में। कब दोस्त? 1985 में। तो आप सार्क के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त, इसका जो प्रथम बैठक हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था बांग्लादेश में। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर क्या है? काठमांडू। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 24। जब आय की वृद्धि के साथ साथ उत्पाद की मांग में वृद्धि होती है तो ऐसे उत्पाद को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जब आय की वृद्धि के साथ साथ यदि आपका इनकम बढ़ रहा हो और साथ ही साथ उत्पाद की मांग, जो प्रोडक्ट की जो मांग वो भी वृद्धि हो रहा है, तो ऐसे उत्पाद को कहा जाता है सुपीरियर वस्तु, मतलब गुड वस्तु आप बोल सकते हैं। सुपीरियर वस्तु, सुपीरियर गुड्स। क्यों दोस्त? क्योंकि इसका अधिक मात्रा में क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपका आय बढ़ रहा है तो डिमांड भी अधिक बढ़ रहा है, तो इससे कहा जाता है सुपीरियर वस्तु। एक होता है गिफिन वस्तु, उसमें क्या होती है, यदि आपका सामान में मिलावटीपन हो, आपका सामान खराब हो गया हो, तो उसे गिफिन वस्तुएं कहा जाता है, मतलब जिसे कहते हैं घटिया वस्तुएं। तो आप ध्यान रखिएगा, जब आय की वृद्धि के साथ साथ उत्पाद की मांग में वृद्धि होती है तो ऐसे उत्पाद को कहा जाता है सुपीरियर वस्तु। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सुपीरियर वस्तु। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 25। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है उस दर को क्या कहा जाता है दोस्त? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप ध्यान रखिएगा। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई वाणिज्यिक बैंक से उधार लेता है तो उस दर को कहा जाता है दोस्त? उसे कहते हैं रिवर्स रेपो दर। रिवर्स का मतलब उल्टा, ध्यान रखिएगा, रिवर्स का मतलब वो होता है क्या? उल्टा होता है। तो ध्यान रखिएगा, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक, यदि आरबीआई जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, व्यावसायिक बैंक, उससे अगर ऋण ले, उधार ले, तो उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। परंतु आरबीआई यदि वाणिज्यिक बैंक को रेट जिस दर पर उधार दे या लोन दे उसे हम कहते हैं रेपो रेट। तो आप ध्यान रखिएगा, यदि आरबीआई वाणिज्यिक जो बैंक होते हैं उसे यदि जिस दर पर उधार दे तो उसे कहते हैं रेपो दर या रेपो रेट। परंतु यदि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है जिस दर पर, तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो दर, मतलब उल्टा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रिवर्स रेपो दर। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 26। दूरसंचार के लिए महत्वपूर्ण परत कौन सी है? तो दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दूरसंचार, रेडियो तरंग, टीवी चैनल इत्यादि के लिए कौन सा परत आवश्यक है? तो यह है आयन मंडल। इसका आंसर क्या है दोस्त? आयन मंडल। तो आप ध्यान रखिएगा, दूरसंचार के लिए महत्वपूर्ण परत कौन सी है? तो वह है आयन मंडल। रेडियो तरंग के लिए तो वो भी है आयन मंडल। साथ ही दोस्त, यदि पूछे कि जहाज जो है, जो हवाई जहाज है वो किस मंडल में उड़ता है, तो वो है समताप मंडल। आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछे दूरसंचार के लिए महत्वपूर्ण परत तो हो गया आयन मंडल, परंतु यदि आपसे पूछे कि जो हवाई जहाज है वो किस परत में या किस मंडल में उड़ता है, तो वो है कौन सा दोस्त? समताप मंडल। साथ ही दोस्त, जो हवाएं चलती है, मौसम परिवर्तन होती है, वर्षा होती है, इस किस मंडल में होती है? तो दोस्त ये होता है कौन सा दोस्त? ये होता है क्षोभ मंडल में। कौन सा दोस्त? क्षोभ। आप ध्यान रखिएगा, क्षोभ जो मंडल है उसमें क्या होता है? मौसम में परिवर्तन होना, बारिश होना, आंधी तूफान आना, जितने भी प्रक्रिया होती है ये होती है क्षोभ मंडल में। तो आप ध्यान रखिएगा, दूरसंचार के लिए आयन मंडल, हवाई जहाज के लिए समताप मंडल,
और मौसम की जो परिवर्तन होता है, गर्मी बढ़ना, हवाएं आना, ये सभी जितनी भी प्रक्रिया होती है ये होती है क्षोभ मंडल में। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? आयन मंडल। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 27। संगमरमर किसका रूपांतरित रूप है? तो दोस्त संगमरमर जो है ये किसका रूपांतरित रूप है दोस्त? ये है लाइमस्टोन, जिसे हम कहते हैं चूना पत्थर। तो आप ध्यान रखिएगा, संगमरमर किसका रूपांतरित रूप है दोस्त? यह है लाइम स्टोन, जिसे आप चूना पत्थर भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? लाइम स्टोन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 28। एबोनी और महोगनी पेड़ किस वन में पाए जाते हैं? तो दोस्त एबोनी और महोगनी पेड़ जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। कहाँ दोस्त? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। तो आप ध्यान रखिएगा, एबोनी और महोगनी पेड़ किस वन में पाए जाते हैं? तो यह है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 29। डोलोमाइट किस प्रकार का चट्टान है? तो दोस्त डोलोमाइट जो है यह है अवसादी चट्टान। किस प्रकार का चट्टान? अवसादी चट्टान। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान क्या होता है दोस्त? अवसादी जो चट्टान होते हैं ये सड़ी गली चीज़ों, मृत चीज़ों के अवशेष से बनते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, डोलोमाइट किस प्रकार का चट्टान है? तो यह है अवसादी चट्टान। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 30 और आज का अंतिमा प्रश्न। टैगा किस प्रकार का वन है? तो दोस्त टैगा जो होते हैं ये किस प्रकार का वन है? यह है शंकुधारी वन। आप ध्यान रखिएगा, जैसा कि हम बता चुके हैं एबोनी और महोगनी यह है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, परंतु जो टैगा है यह है शंकुधारी वन। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? शंकुधारी वन। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। तो कृपया यदि हमारा सेशन पसंद आया हो या पसंद आ रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितने भी नए फ्रेंड हैं, और हमारे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। साथ ही दोस्त हमारा जो करंट अफेयर्स का सेशन चल रहा है उसे भी देखें, क्योंकि अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। आज ट्रेंड बन चुका है करंट अफेयर का, जो है सभी एग्जामों के लिए ट्रेंड बन चुका है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप डी हो, NTPC हो, CGL हो, CHSL हो या UPSC हो, NDA हो, कोई भी एग्जाम हो, आज करंट अफेयर का ट्रेंड बन चुका है। हर एग्जाम में करंट अफेयर पूछा जाता है। तो कृपया हमारा जो सेशन चल रहा है करंट अफेयर उसे भी देखें, साथ ही साथ हमारा जो सेशन चल रहा है GK एवं GS का इसे भी देखें। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।